तो चलिए आज शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 6। ठीक है। और लेक्चर 6 में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है। और ये सारी चीजें हो चुकी हैं आपके लिए, लेक्चर 5 तक हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 6। और इसमें हम बोर मॉडल शुरू करने से पहले, ठीक है ना, जो थ्योरी आई है उसको पढ़ना है हमको। ठीक है। जिसकी मदद से बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था अपना। और पहला है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर। ठीक है। डुअल नेचर मतलब कि ये जो रेडिएशन होता है ये वेव की तरह भी होता है और पार्टिकल की तरह भी होता है। अब पार्टिकल में हमको प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ना है, और वेव नेचर मतलब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था, ये पढ़ना है। ठीक है। और जो सेकंड बी वाला दिख रहा है आपको, इसमें हमको पढ़ना है एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सेल का, उसके लिए जो एविडेंस मिला था, लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह। ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है हमको। उसके बाद हम बोर मॉडल पे चलेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है ना। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर जो है वो पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी भी। देखो क्या होता है, कोई बॉडी अगर है, हीट बॉडी है, हीट है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे रहोगे, अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, तो अगर ये हीट ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है, तो इससे निकली हुई जो हीट है आपको लगेगी ना। तो वही है कि जो एनर्जी आप तक आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है। और वेव कैसे चलता है ऐसे, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट जो था इनका, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का, ये था कि जो एनर्जी ट्रांसमिटेड हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है ना, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब एनर्जी, कोई भी एनर्जी अगर ट्रांसमिट हो रही है तो वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, वेव के फॉर्म में या रेडिएंट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। इसीलिए उसको रेडिएंट एनर्जी भी नाम दिया गया है, वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है। यह इनविजिबल हो सकती है, जैसे कि रेडियो वेव हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई। विजिबल हो सकती है, जैसे विजिबल विजन में हमको कौन सा आता है, विव गयोर, विव गयोर, ठीक है ना, विव गयोर, आप पढ़े होगे, वायलेट से रेड तक, ठीक है ना। ये जो है विजिबल हो सकती है, या तो हमको दिख सकती है रेडिएशन, जैसे अगर रेड कलर दिख रहा है हमको, इसका मतलब उससे रेड रेडिएशन आ रहा है, रेड वेव आ रही है, ठीक है, इसलिए वो रेड कलर का दिख रहा है, वेवलेंथ जो है उसकी। देखो अभी हम और डिटेल पढ़ेंगे इसमें, पहले ये समझ में आया आपको इनविजिबल और विजिबल क्या होता है। ठीक है। इनविजिबल मतलब या तो दिखाई दे सकती है, जैसे रेडियो वेव, मोबाइल की जो वेव होती है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, लेकिन नेटवर्क का कनेक्ट रहता है, ठीक है, वो रेडियो वेव होती है। और माइक्रोवेव हो गई कुछ, माइक्रोवेव मतलब मोबाइल में हो गया, रेडियो मतलब ट्रांसमिशन, जिसे सिग्नल वगैरह जो पकड़वाते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रेवल इन कंटिन्यूअस मैनर, अभी हम सारे रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेवल इन कंटिन्यूअस मैनर, इन्होंने कहा था कि यह कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल कर रही है। मान लो कि अगर यहाँ से निकल रही है, ये कोई बॉडी है, वहां से वेव निकल रही है, तो वो कंटिन्यूअस मैनर में एकदम लगातार निकलती चली जा रही है, ठीक है ना। इन्होंने बताया था, ठीक है। और कोई मीडियम नहीं होती है, जैसे सनलाइट को आने में अर्थ तक कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रेवल करती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करती है वो भी इसी स्पीड से ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है।
और जब ये ट्रेवल करती है तो अपने परपेंडिकुलर ये क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस एक्सिस पे ट्रेवल करती है उस एक्सिस पर भी यह परपेंडिकुलर होती है। जैसे मैं इस फिगर में समझाता हूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस दिख रही है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस दिख रही है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस पे वो प्रोपगेट हो रही है, तो प्रोपगेट हो रही है तो रेड वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ से रेड वाला जो दिख रहा है यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है अपने चारों तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है। अब अपने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ठीक है, और अपने परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना रही है, और ये दोनों फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ये प्लेट दिखो, देख रहे हो आपको फिगर को शैडोज की तरह जो बनाया गया है, एक ग्रे कलर का ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो प्लेट दिख रहा है नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है, ये सीधे है, और ये वाला जो दिख रहा है इसके पट है ये, ठीक है। इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करना, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव बीम, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी मतलब समझो ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब समझो क्या, ब्राइटनेस। अब मान लो कि 0 वाट का बल्ब है, वो कम रोशनी देगा, 100 वाट का उससे ज्यादा देगा, 200 वाट ले लो तो उससे ज्यादा देगा, मतलब क्या हो रही है, ब्राइटनेस बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है वेव की, ठीक है ना। मान लो कि 0 वाट वाला बल्ब ले जाओ, आप हाथ ले जाओ, वहां पे एहसास कम होगा, ठीक है। वही अगर उसका वाट बढ़ा दो, 200 वाट ले लो, ठीक है, तो आप अपना हाथ ले जाओ तो आपको हीट लगेगा, मतलब उससे एनर्जी ज्यादा निकल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ी है, ब्राइटनेस बढ़ी है। इनके अकॉर्डिंग था, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, ठीक है। बाकी आगे इसमें कुछ चेंजिंग होगा, अभी बताएंगे हम, लेकिन इनके अकॉर्डिंग यही है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। और थोड़ा स्पीड तेज नहीं हो रही है, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम इसको। देखो स्टूडेंट, और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, ठीक है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड क्या होता है बात करेंगे अभी हम, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब एक वेव को लेकर उसके फीचर हम समझाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसकी, ठीक है। ओके, अब देखो कैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और इसमें वेव निकल रही है, वेव जा रही है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा रुको और अच्छे से समझाते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ये गई वेव, ठीक है, ये ऐसे जा रही है। ओहो, रुक जाओ। अब देखो, इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्रेस्ट, ठीक है। जो ये उभरा हुआ है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो ये गड्ढा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है, लेंथ जो है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ, और लैम्डा से दिखाते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ये जो हो गया, क्या हो गया, लैम्डा हो गया वेवलेंथ। या ट्रफ के बीच की, अगर इसके बीच की भी डिस्टेंस देखे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको भी लैम्डा बोलेंगे, दो ट्रफ के बीच की,
और लैम्डा की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है ना, मीटर में मेजर करते हैं। और यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दे दिया गया है ना, ये एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 मीटर, पिकोमीटर में भी मेजर करते हैं, नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबको मीटर में कन्वर्ट करके दिखाया गया है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन मेरा एक लेक्चर है, उसे आप देखना, मैंने ट्रिक बताया ये चीजें याद करने की आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अब देखो क्या है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इतना क्लियर हुआ आपको। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो, अगर मान लो यहां से वेव जा रही है, इस पॉइंट से वेव पास हो रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव पास होगी उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब अगर वेवलेंथ ज्यादा रहेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों, मान लो कि अगर मैं ऐसे ही बनाऊं यहाँ पर कि इसी पॉइंट से थोड़ा कम वेवलेंथ वाली वेव पास हो रही है, ऐसे ऐसे, स्पीड तो दोनों की सेम है, ठीक है ना। अब 1 सेकेंड में देखा जाए अगर, तो ये वाली कम पास होगी, कम वेव होगी। मान लो 2 वेव ये पास हुई, तो इसमें ये 4 वेव पास हो जाएगी। यहाँ देखो वेवलेंथ कम है, ये जो बीच की दूरी है वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम कर दिए हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो 1 सेकेंड में 2 वेव पास हो रही थी, ठीक है ना, तो 2 हर्ट्ज होगा, इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज में, 2 हर्ट्ज पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यही इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लो 10 वेव पास हो गई, तो 10 हर्ट्ज, ठीक है ना, 10 हर्ट्ज पर, सॉरी 10 हर्ट्ज हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दिस, यूनिट लिखने में। देखो फिर से देख लो, मान लो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इससे वेव पास हो रही है, जितनी वेव पास होगी 1 सेकेंड में उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है ना, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक वेव पास हुई 1 सेकेंड में, ठीक है। अब अगर इसकी वेवलेंथ कम हो गई, वेव ऐसी है कुछ, वेव ऐसी कुछ आ रही है, वेवलेंथ कम हो गई इसकी, तो ये वाली वेव ज्यादा पास होगी, ये वाली वेव कम पास होगी। मान लो कि ये वाली वेव पास हुई है 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज 1 सेकेंड में, ठीक है ना। और ये वाली पास हुई है 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज 1 सेकेंड में। इसको लिख सकते हैं 10 साइकिल, 2 साइकिल पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं 10 साइकिल पर सेकेंड। अब समझ में आया आपको। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या दिख रहा है, वेवलेंथ कम करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, मतलब वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम कम होगी, और वेवलेंथ घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ देखो वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ कम हो गई, यहाँ पे इतनी ज्यादा दिख रही है फिगर में ही आपको, ये कम होगी वेवलेंथ, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ वेव पास होगी जो 1 सेकेंड में ज्यादा वेव पास होगी, इस फ्रीक्वेंसी वाली, इस वेवलेंथ वाली ज्यादा पास होगी, इस वेवलेंथ वाली कम पास होगी। इसका मतलब वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनली साइन आता है, कांस्टेंट आता है, ये क्लियर करके मैं समझाता हूँ आपको, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है ना। न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। और सी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतना 2 पॉइंट आपको समझ में आया है ना।
वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है ये भी समझ में आ गया आपको, क्योंकि अभी हम देखें कि वेवलेंथ घटा दिए थे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, 2 हर्ट्ज थी 10 हर्ट्ज हो गई, मतलब 10 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है ना। मान लो कि एक वेव, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यहां से एक वेव पास हो रही है, ठीक है, तो जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, उसको हम बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, अब मान लो कि एक सेकेंड में 10 वेव पास हो रही है, तो 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। 10 वेव पास हो रही है तो एक वेव कितने में पास होगी, एक सेकेंड से कम में पास होगी, ठीक है ना। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना उसका टाइम पीरियड कम होगा, इसीलिए टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली होती है, इनवर्सल होता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलेंगे इसको हम, कि t इज इक्वल टू 1/न्यू, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। अब देखो ये समझ में आया ना आपको, मतलब अगर 10 वेव 1 सेकेंड में पास हो रही है तो एक वेव कितने सेकेंड में पास होगी, बहुत कम में, ठीक है। अगर 5 वेव, ठीक है ना, मान लो कि एक सेकेंड में 5 वेव पास हो रही है, 5 वेव मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज, ठीक है, तो एक वेव के लिए टाइम यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर एक वेव के लिए टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड और कम होगा, ठीक है ना। इसकी कंपैरिजन में ऊपर वाले में क्या होगा, टाइम पीरियड और कम होगा, तो इसीलिए रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक वेव के लिए जो टाइम लगती है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, एक वेव के लिए जो टाइम लगती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, एक पॉइंट से गुजरने में, ठीक है। अब वेलोसिटी देखते हैं, ये पहले भी हम अभी देख चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं इसको हम। वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। और रिलेशन आया था अभी पिछले में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी वाले में c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू, मतलब ये रिलेशन है वेलोसिटी में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ये है, ठीक है, आप इसे नोट करो। और c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो वेव नंबर क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, चलो मान लिए रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है वेवलेंथ का, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, अब इसमें जितनी वेव होंगी, ठीक है ना, जितनी वेव होंगी उसको हम बोलेंगे वेव नंबर, ठीक है ना। मान लो कि ये एक वेव लेंथ हो गई, ठीक है ना, ये एक वेव लेंथ हो गई, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ उसको बोलेंगे हम वेव नंबर, ठीक है ना, और जो रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये यहाँ पर न्यू बार है, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी होगा न्यू, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी बाई न्यू रखेंगे तो ये न्यू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और सी नीचे रहेगा, ठीक है ना। और यहां से हम देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है ना, एफ है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, इसको और करके आप लिख सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ दिख रहा है कि वेव नंबर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म थे जो खत्म हुए। अब आप डिस्कस करते हैं आगे थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं जितने, उसको अगर अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में या तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब यहां से देखो, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल रीजन वाला बहुत कम है, ठीक है ना। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, एम, रेडियो वेव हो गया ये, ठीक है, और लॉन्ग रेडियो वेव हो गया। मतलब ये सारी चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये रेडियो वेव में आता है। अब देखो ऊपर जो दी है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हर्ट्ज में, और नीचे लैम्डा दिया हुआ है वेवलेंथ मीटर में, ठीक है। तो नीचे देख रहे हैं हम -16 से -14, -12, -10, -8, -6, -4, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और ऊपर फ्रीक्वेंसी देखो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये जो हो गया इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब देखो जो रेडियो वेव और रेडियो सिग्नल हो गया या जियोलॉजिकल इवेंट हो गया, रेडियो वेव से उसमें मेजर करते हैं, सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। और माइक्रोवेव में कुकिंग हो गई, ठीक है। और जो ओवन वगैरह होता है, और माइक्रोवेव वो ओवन, ठीक है। और मान लो इंफ्रारेड हो गई, इंफ्रारेड में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। ये देखो सन एक ऐसा सोर्स है जिसमें से ये सारे रेडिएशन इमिट होते हैं, ठीक है ना, सारे रेडिएशन इमिट होते हैं। अब इंफ्रारेड जो होता है हीटिंग इफेक्ट होता है इसका, और विजिबल रीजन में विबग्योर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, विजिबल रीजन में ये विबग्योर दिख रहा है, बहुत कम में है इसलिए इसको यहाँ पर नैनोमीटर में दिखाया गया है ना। 400 से 750 नैनोमीटर होता है, ये याद रखना ना। विजिबल वायलेट से लेकर रेड तक, वायलेट ब्लू, ठीक है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। तो ये विजुअल स्पेक्ट्रम है। और गामा रेज जो होती है बहुत खतरनाक होती है, जिससे बहुत जल्दी मतलब डेथ हो सकती है ना, गामा रेज से इंसिडेंट डेथ हो सकती है, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक बम वगैरह से निकलता है। और कॉस्मिक रेज जो होती है, इसमें एक और होता है कॉस्मिक रेज, ठीक है ना, गामा रेज के पहले। ये आपको इतना फिगर एनसीईआरटी से लिया गया है। अब देखो, तो इसको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। देखो लिमिटेशन क्या होता है, इसके ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। देखो दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये लाइट की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो होता है लाइट की प्रॉपर्टीज होती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, समुद्र में लहरें देखते न हो, अगर मान लो कि दो लहरें मिलती हैं तो और ऊंची लहर हो जाती है, ठीक है, और ऊंची लहर हो जाती है। और कभी कभी देखते हो, देखोगे अगर, मतलब ऐसा कभी मौका मिलेगा तो देखना कि कभी कभी ऐसी लहरें मिलती हैं, मान लो दो लहरें, एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से आ रही है, दोनों मिलकर और थोड़ा सा कम हो गई है ना, बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो वही इंटरफेरेंस हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेयर करना ना। यहाँ देखो दो वेव है, एक वेव यहाँ पर है, एक वेव यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसमें क्रिस्ट और ट्रफ सेम सेम है ना, यहाँ इसका क्रिस्ट से क्रिस्ट, ट्रफ से ट्रफ है और क्रिस्ट से क्रिस्ट है, एक समान वेव है ये। अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर एक तरह की वेव रहेंगी वो ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएगा इसमें, और ऐड होने के बाद एम्पलीट्यूड क्या हो गया इसका, बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर देखो, अगर एक का क्रिस्ट है, ठीक है ना, और दूसरी वेव का ट्रफ है, ठीक है ना, ऊपर देखो ये इसका ट्रफ है और इसका क्रिस्ट मिल रहा है, इसका ट्रफ मिल रहा है और इसका नीचे वाले का क्रिस्ट मिल रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर देखो ये क्रेस्ट है तो इसका ये ट्रफ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वेव क्या होती है, माइनस समझो, ठीक है ना, माइनस हो गई है और ये कुछ ऐसे दिख रही है हमको, ठीक है ना। तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब ये वेव की प्रॉपर्टीज है और लाइट की भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट क्या है, वेव की तरह माना गया है, ठीक है। अब देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये जो है एग्जांपल, ये डिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कि ये वेव पास हो रही है, इधर इधर ये होल है, ठीक है ना, ये वेव क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है ना। अब इसी वाइड गैप को हम थोड़ा सा नैरो गैप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हमको ज्यादा मिल रहा है, बेंडिंग जो मिल रही है वेव में वो ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन। इसका मतलब यहाँ पर वाइड गैप में स्मॉल डिफ्रैक्शन होगा और नैरो गैप में लार्ज डिफ्रैक्शन होगा, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ से पानी निकल रहा है ना, ये वेव आ रही है धीरे से, ये वेव आ रही है यहाँ से, अब ये होल है, ठीक है। यहाँ आने के बाद देखो ऐसे ऐसे दिख रहा है इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। अब ये अगर मान लो एक और होल रहेगा तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पर देखो दो वेव इंटरफेयर कर रही है ना, तो इसको भी क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई आपको, थोड़ा सा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, चेंज इन हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। अब ये देखो ये चारों टर्म जो है ना, ये एनर्जी के टर्म है, एनर्जी के टर्म है, ठीक है, एनर्जी के टर्म है ये। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, इसमें भी एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें भी एनर्जी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी ये भी टेम्परेचर टर्म है, एनर्जी वाला टर्म है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये भी क्या होगा, जो भी वेव रहेगी, रेडिएशन होगा, वो भी क्या होगा, उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो भी एनर्जी टर्म है। तो ये सारे के सारे एनर्जी टर्म है। इसका मतलब एनर्जी जो इन्होंने बोला था इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहीं पे कुछ लोचा है, ठीक है ना। अब क्या लोचा है यहाँ पर, उसको हम डिस्कस करेंगे, पहले उससे हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया था एनर्जी को लेकर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाएंगे, ठीक है, क्या होता है। ओके, आप अप्लाई करते रहो, अगर कोई डाउट है, ठीक है ना, तो आप कमेंट करना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो आप अच्छे से, ठीक है। ओके।